नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे जो कि पीवाईक्यूज है बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट के लिए। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी, जो कि ज्योग्राफी का यानी भूगोल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपके एग्जाम में छप सकते हैं और ये पहले आए हुए भी हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारा का सारा पीवाईक्यूज है जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और बीपीएससी प्री में भी आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ज्योग्राफी की और भी मैंने क्लास बना रखी है, हिस्ट्री की भी बना रखी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना, कैलामाइन का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी का जो अम्लीय और क्षारीय गुण होता है उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नहर, पूर्वी कोशी नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 645 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे सतलुज नदी पर हरके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इसमें 3 राज्य पंजाब, इसमें पंजाब है, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे इससे सिंचाई की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन है सेतु समुद्रम जलयात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है उद्योग, घरेलू, सिंचाई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई। नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% हिस्सा उद्योग में और 5% घरों में प्रयोग किया जाता है। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संभववादी विचारधारा से। टिहरी बांध परियोजना जो है वो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियां जैसे बहता जल, परिवाहित मिट्टी, वनस्पति और स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ, इन सब ने अपने हित में तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन है खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ड्रिप प्रणाली। सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया जो है, उसकी जो विधियां हैं, चलिए वो हम बता दे रहे हैं कि इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। एक होती है पारंपरिक सिंचाई विधि, ठीक है, खंदक प्रणाली होती है, चेन पंप प्रणाली होती है, ढेकली प्रणाली होती है, राहत तथा मोट प्रणाली होती है,
इसके अलावा होता है जैसे मतलब पारंपरिक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत जो आते हैं वो होता है खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली और रहट तथा मोट प्रणाली होता है। ठीक है, तो ये सब आते हैं पारंपरिक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत। दूसरा होता है आधुनिक सिंचाई प्रणाली। इसके अंदर क्या क्या आता है? आधुनिक में ड्रिप आता है और छिड़काव सिंचाई प्रणाली आता है। तो ये आपके दो प्रकार की जो सिंचाई प्रणाली होती है, पारंपरिक और कौन सा होता है? आधुनिक। तो पारंपरिक के अंदर कौन कौन सा आ जाता है? आता है खंदक, चेन, ढेकली और रहट। और उसके बाद में इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि आधुनिक में, तो आधुनिक में आता है ड्रिप प्रणाली और छिड़काव प्रणाली। वीडियो कैसी लग रही है वो आप में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चैनल अगर अभी अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना को वर्ष 1948 के तहत दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। समझौता यानी 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल। आपको पता होगा कि ये जब ऐसे नेपाल है तो यहीं से आपका निकलता है कोसी। तो क्लियर हो जाएगा कि भारत और नेपाल के बीच की ये समझौता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्यों के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। उधर प्रवाहित होती हुई कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार में बिहार राज्य का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड, दुधवा, घुमरा पदर बांध। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध जो है वो हीराकुंड और दुधवा बांध, ठीक है, ये दोनों महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर पूछा गया तो हीराकुंड और दुधवा दोनों है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पूर्वी पूर्वी सिंहभूमि जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबे जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। अगला है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, बैटरी उत्पादन में। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि मैग्नीज बहुत भंगुर धातु है। ठीक है, शुद्धता के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील जैसी कोई धातु है नहीं। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है खंभात खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात खाड़ी। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का क्षमता 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में ही खंबात है, वहां खंबे की खाड़ी में 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक पारंपरिक है, एक गैर पारंपरिक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, ये प्राकृतिक गैस आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। अगला है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पे पाया जाता है, यानी कि केरल के तट यानी कि इस साइड में पाया जाता है। ठीक है, थोरियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो TH बोलते हैं इसको, और इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो 90 होता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि इस साइड में, पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट। चलिए अब आपको हम इसमें बताते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो है भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में से बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करता है। ठीक है, तो अब इसमें हम आपको बताते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सा है। नामरूप जो है असम में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इधर आ जाता है, असम आ जाता है। तो नामरूप जो है, ठीक है, नामरूप होगा। उसके बाद में पहले नामरूप होगा, दूसरा क्या है उसके बाद? नामरूप के बाद में ओबरा है। ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, तो ओबरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि परीक्षा है। परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला होगा कोटा, यानी राजस्थान में, यानी कि हमारा सबसे वेस्ट में हो जाएगा, तो ये चौथा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दूसरा किसमें, दूसरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे भी है। इसके अलावा दूसरे के बाद फिर देखो तीसरा कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, पुणे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई। यह संयंत्र 500 किलोवाट और संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज एम्ब्रॉन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको हम बताया कि कहाँ पे, असम के जोरहाट में। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है, असम असम इसमें है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? सुहागपुर, रानीगंज, धनबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा धनबाद। आपने मूवी में भी देखा होगा, धनबाद का जिक्र होता है। झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ के झारिया क्षेत्र में कई सारे कोयला खनन केंद्र हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म चुनिए। अब यहाँ पे खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए इसका बताते हैं। सुरमा घाटी असम में है, बिल्कुल सही है, सुरमा घाटी असम में है। सुरमा घाटी जो है डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है। ठीक है, इसके अलावा लूनेज, लूनेज गुजरात में, हाँ बिल्कुल लूनेज गुजरात में है। लूनेज, अलंकेश्वर, उल्याद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में है। मंगला, ठीक है, इसके अलावा मंगला क्षेत्र है जो कि राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, यानी केजी बेसिन, जो कि ये दिया गया है, केजी बेसिन क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका ये और ये दोनों सही हो जाता है। ठीक है,
तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योगों से भी जुड़ा है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत का रेशम का शहर भी कहते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बेगूसराय। बरौनी जो है वो भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना है और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था और वर्ष 1964 ईस्वी से यह कार्यरत है। अगला है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 21.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 21.3 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 21.8 किलोमीटर। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई जो है वो 21.8 किलोमीटर है। इसमें लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई समुद्र में, ठीक है, किसमें? समुद्र में है, ठीक। और उसके अलावा 5.5 ये लैंड पे है, यानी कि भूमि पे है, ठीक, भूमि पर है। यह पुल लंबाई के सवेरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरुड़ तालुका में निहावा सेवा पर समाप्त हो जाता है। तो ये आपका पूछ सकता है, कुल लंबाई पूछा है, यहाँ पे कुल लंबाई पूछा है तो 21.8 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि खाली समुद्र पे कितना है तो 16.5 मीटर, भूमि पूछा जाए तो 5.5 किलोमीटर। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन है मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। अगला है, सिप्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? ऑप्शन है गोवा के तट पर, लक्षद्वीप के तट पर, तमिलनाडु के तट पर या उड़ीसा के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? गोवा के तट पर। सूची रीफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान गोवा के तट पर स्थित है। बता दें कि जहाज के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को सिप्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम। तो उत्तर से दक्षिण करना है, यानी कि आपका होगा, कैसे होगा? नॉर्थ टू साउथ आपका करना है, यानी कि ऐसे आपको बताना है, ठीक है। तो आपका बता दें, इसमें क्या होगा ना कि विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा विशाखापट्टनम। इसके बाद में काकीनाडा, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो दूसरा आएगा आपका काकीनाडा। तीसरा आपका मछलीपट्टनम आएगा, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और नागपट्टनम जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा कि आपका जो है सबसे आखिरी में आपका नागपट्टनम पड़ेगा, यानी कि तीसरा। तीसरा देखिए सबसे आखिरी में किसमें है, यानी कि इसमें है। और आपका ऑप्शन आपका यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 44%, 30%, 50%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 50%। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुल 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है।
जो राज्य का लगभग 50%, और अगर 50%, अगर एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 49.43% क्षेत्रफल कृषि योग्य है। अगर एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो इतना है, लगभग पूछा जाए 50%। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वी कुरियन, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें वर्ष 2024 में इनके मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन है सूखा सहिष्णुनी फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक होगा। तो कैसे होगा? मोटा अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों को और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं, जहां अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। मोटे अनाज को चमत्कारी और अनाज माने जाने के पीछे बहुत ही क्या कहते हैं कि प्रमुख कारण है। आपको बता दें कि मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, क्या होता है? हाँ, मोटा अनाज जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा दरा सहिष्णुनी फसल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरण कृषि है? ऑप्शन है पोडू, पेंडा, व्यवहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोडू। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम की खेती यानी स्थानांतरण कृषि जो है को पोडू के नाम से जाना जाता है। अगर आप मेघालय इधर चले जाइए, ठीक है, मिजोरम इधर तरफ अगर आप चले जाइए तो इधर इसको झूम की खेती बोलते हैं। लेकिन यही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ आ जाइए तो इसे पोडू के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण किसी एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब वह मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है या भूमि पर खेती की जाती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि पेंडा कहाँ बोला जाता है, तो पेंडा महाराष्ट्र में बोला जाता है। वेवर और दहियार अगर पूछा जाए कहाँ बोला जाता है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि एमपी में। ठीक, पेंडा कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है। इसके अलावा बेवार कहाँ बोला जाता है? तो ये एमपी में बोला जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है, फसलों या सब्जियों की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? फूलों की खेती, कृषि या बागवानी? फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, बागवानी कहलाती है। अब इसके अलावा और बता दें, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों की खेती को। ठीक है, इसके अलावा रेशम की कीट होगा तो सेरिकल्चर कहलाते हैं। मधुमक्खी पालन होगा तो एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन होता है उसे पीसी कल्चर कहते हैं। फलों का उत्पादन होता है तो उसे पोमोलॉजी बोलते हैं। अगला है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन है अमन, अगहनी और औस, अमन, साली और अगहनी, अमन, औस और साली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमन, साली और अगहनी। उत्तरी भारत में मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल का फसल उगाया जाता है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली और अगहनी है। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय कृषि स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बेवर, दहिया या पोदू? तो आपको बता दें, आपको मैंने पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया ही कि बेवर भी है, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। आपको मैंने बताया ही है, यह एक आदिम प्रकार की कृषि है, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया है कि दहिया कहाँ बोलते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में बोलते हैं, यानी एमपी में। बेवर कहाँ बोलते हैं? ये भी एमपी में बोलते हैं। ठीक है, पोदू कहाँ बोलते हैं?
कोदू कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो इसका आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों सही है। अगला है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी देविकाओं टेरेस में फसल लगाना उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ को परत से ढकना, ये मल्चिंग कहलाता है। फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों और पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को ही मल्चिंग कहलाता है। जिन पदार्थों से ढका जाता है इन्हें मल्च कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि जिन चीजों से ये ढका जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मल्च कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन है खरबूजा, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बता दें, भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख जो फसलें हैं वो खरबूजा भी है, खीरा भी है, तरबूज भी है। ठीक है, यानी ये तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती है, शुष्क बिंदु बस्ती है, बस्ती मिलती है, कहाँ पे मिलती है? बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ क्षेत्रों में। ऑप्शन बी बाढ़ क्षेत्रों में हो जाएगा। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं और तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग जो है वो शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान और स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ और कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। इसलिए ऐसे बस्तियों को शुष्क बिंदु बस्ती भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो भी मित्र हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप में सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छी बनाते रहेंगे। और आपको सिलेक्शन में आपको इतना है कि आपको अगर आप हमारी सारी वीडियोस दे लेते हैं, वीडियो अगर देख लेते हैं, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका सिलेक्शन की उम्मीद जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपकी उम्मीदें बहुत ही बेहतर हो जाएँगी, आप सेलेक्ट हो जाएँगे। धन्यवाद।